गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपने सबने केमिस्ट्री रेडी की होगी। सेकेंड चैप्टर जो अपना चल रहा था, जितना पढ़ा है उतना याद किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हमने कल पीएच स्केल के बारे में देखा था कि पीएच स्केल क्या होता है। तो आप सबने साथ साथ में रिवाइज करते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने पीएच स्केल की खोज की थी। इस पीएच स्केल के अंदर जो पी है वो क्या है? पुशांक शक्ति है। अच्छा, तो इस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पूरी परिभाषा यानी पीएच स्केल की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा स्केल या एक ऐसा पैमाना जो दिए गए किसी विलयन के अंदर अम्ल व क्षार का क्या लगाता है? पता लगाता है कि वह लिया गया विलयन कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करता है। ऐसे स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। उसके बाद में आपने ये भी देखा था कि किसमें कितनी पीएच होती है। नींबू के रस में, जठर रस में ये पीएच देखी थी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, दूध या पानी में कितनी पीएच होती है। उसके बाद में अपने स्केल बना करके देखा था कि एक ऐसा पैमाना जिसमें 0 से 14 तक के अंक अंकित होते हैं, जिसके अंदर 0 अत्यधिक प्रबल्य होता है, 14 अत्यधिक क्षारीय होता है और 7 पे उदासीन होता है। सामान्य जल की पीएच 7 होती है, यानी उदासीन होता है जो हम पीते हैं। आज अपने आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है दैनिक जीवन में उपयोगी, यानी कि पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या रहता है? इसके अंदर सबसे पहला पहला पॉइंट है, और वो पहला पॉइंट है जीवित प्राणियों के लिए पीएच का महत्व। जीवित प्राणियों के लिए पीएच का जीवित प्राणियों के लिए पीएच का महत्व क्या रहता है, तो वो देखते हैं अपने इसके अंदर। जीवित प्राणियों के अंदर क्या होता है? हमारा शरीर यानी कि हमारा मानव शरीर हमारे शरीर व जीव जंतु का शरीर शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में क्या रहता है? सही रहता है। 7 से 7.8 पीएच परास में कार्य करता है। हमारा शरीर व जो जीव जंतु होते हैं उनके शरीर में पीएच का मान कहां से कहां तक का होता है? 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में होता है। और यदि बेटा इस पीएच परास की मान अगर 0.1 भी बढ़ जाती है, 7.8 की जगह 7.9 हो जाता है, तो वह व्यक्ति मर भी सकता है। पीएच इतना प्रभावित करती है हमारे शरीर को कि इसकी पीएच फिक्स है। कि परास, ये जो परास वर्ड आ रहा है ना, इस परास वर्ड का मतलब है बेटा रेंज। रेंज की बात हो रही है, यानी कि क्षमता। रेंज या क्षमता की बात हो रही है। तो हमारे शरीर व जीव जंतु के शरीर में पीएच परास कितनी होती है? 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो जलीय जीवों के लिए। हमारी बात होगी, अब जलीय जीवों की बात कर लेते हैं। जलीय जीवों के लिए पीएच का महत्व। क्या महत्व रहता है जलीय जीवों के लिए? ये जो जलीय जीव होते हैं, इस जलीय जीव में मान लीजिए मेरे पास में ये एक तालाब है। क्या है भाई?
तालाब है, तालाब में ये पानी है और इस पानी के अंदर जलीय जीव गमन करते हैं। मछलियां हैं। कुछ छोटी मछलियां हैं, है ना, ये मछलियां गमन कर रही है। अब क्या है, ये जो तालाब है, इस तालाब के अंदर जो पानी है, उस पानी लगभग उसकी पीएच कितनी है, लगभग उसकी पीएच मान 5 है। लगभग उसका पीएच मान कितना है, 5 है। और मान लीजिए अब बारिश हो रही है, बारिश होगी, बारिश होगी तो वायुमंडल से होते हुए आएगी, और वायुमंडल से होते हुए आएगी तो वायुमंडल के अंदर आपको पता है बहुत सारी हानिकारक गैसें हैं। उन गैसों के अंदर से जब बारिश आती है तो वह अत्यधिक अम्लीय हो जाती है। तो इस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा होगी तो तालाब में गिरेगी, और तालाब में गिरने से पहले से ही लगभग 5 यानी कि हल्का अम्लीय था पानी, हल्का अम्लीय था। लेकिन जैसे ही अम्लीय वर्षा होगी तो ये हल्का न होकर के अत्यधिक अम्लीय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा। और अत्यधिक अम्लीय होने के कारण इस तालाब की ये जो जीव जंतु हैं बेटा, ये वाले, ये जीव जंतु क्या हो जाएंगे, जीवन जीना कठिन हो जाएगा, या खुद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। या तो जीवन जीना ही कठिन हो जाएगा या मर जाएंगे टोटली। तो ये जलीय जीवों के पीएच के महत्व है, इस पे ये इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आगे अपने बात करें तो मृदा के लिए पीएच की बात करते हैं। मृदा के लिए पीएच का महत्व। मृदा के लिए पीएच का महत्व क्या रहता है कि मृदा यानी कि जो हम खेत पे जो फसल और उगाते हैं, मान लीजिए हमारे कोई एक खेत है, उस खेत के अंदर अपने क्या करते हैं, फसल बोते हैं। जब हम फसल बोएंगे उसमें हम देखते हैं कि हमारी फसल तो पैदावार हो ही नहीं रही है। इसका मतलब जमीन में कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई रोग है, या कोई ना कोई दिक्कत है। हम क्या करेंगे, इस फसल को लेंगे, मतलब उस मिट्टी को लेंगे, खेत की मिट्टी को, और डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर ये नहीं जो बुखार और चेक करते हैं, इसको कोई बुखार तो नहीं है, लो डॉक्टर साहब हमारी मिट्टी को बुखार है क्या, फसल नहीं हो रही, ऐसा नहीं। एग्रीकल्चर डॉक्टर होता है, कृषि वैज्ञानिक होता है, उसको जाकर के दिखाएंगे। जब उसको दिखाएंगे तो वो बोलेगा कि इसको तो लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा, और जब लेबोरेटरी में टेस्ट करने मिट्टी जाएगी तो उस मिट्टी के अंदर मान लीजिए वो बताएगा कि भाई साहब आपके धान इसलिए नहीं उग रहा है, फसल इसलिए पैदा नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी मिट्टी अत्यधिक अम्लीय है या अत्यधिक क्षारीय है, इसको उदासीन करना पड़ेगा। और आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले आपने 1-2 दिन पहले रिएक्शन पढ़ी थी कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है या क्षार की अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो लवण व जल का निर्माण होता है। और वो लवण और जल के निर्माण वाली उदासीन अभिक्रिया मतलब उदासीन होगा, तो अपने को उदासीन करने के लिए यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसमें कोई क्षार मिला देंगे, जैसे चुन्ना, CaCO3, COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्षारीय पदार्थ है, ये मिलाएंगे तो वो मिट्टी उदासीन हो जाएगी, फिर पैदावार अच्छी हो जाएगी। या मान लीजिए मिट्टी अत्यधिक क्षारीय थी तो उसमें कोई अम्लीय पदार्थ मिला देंगे, जिससे मिट्टी उदासीन हो जाएगी और पैदावार अच्छी प्राप्त हो जाएगी। ये मृदा के लिए पीएच थी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो देखिए, अमाशय।
आमाशय के लिए पीएच का महत्व, तो महत्व देख लेते हैं। आमाशय के लिए पीएच का महत्व देख लेते हैं। हमारे पेट के अंदर HCl पाया जाता है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। ठीक। ये जो HCl होता है उसका काम क्या होता है? भोजन को पचाना। भोजन को पचाना। अब क्या होता है कि हम अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो भोजन को HCl पचा नहीं पाता है, जिससे हमारे पेट में क्या होता है? दर्द, जलन या भारीपन ऐसा कुछ फील होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड के रूप में एक क्षार का यूज करते हैं। उस क्षार का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि इसका सूत्र MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस, इसका नाम, सामान्य नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे तो वह क्या हो जाएगा? हमारे पेट का दर्द और जलन क्या हो जाता है? कम हो जाता है या छूमंतर हो जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वही है बेटा जो इनो के रूप में जैसे काम करता है वैसा ये काम करता है। अब देख लेती है अमाशय के लिए पीएच का महत्व क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और आप जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पीएच होती है वो कितनी होती है बेटा? 1.2, यानी अत्यधिक अम्लीय। यानी कि क्या होती है बेटा? अत्यधिक अम्लीय होती है। और अत्यधिक अत्यधिक अम्लीय होने के कारण, मतलब बहुत ज्यादा अत्यधिक अम्लीय है तो पेट के अंदर दर्द जलन तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर से आपने खाना बहुत ज्यादा खा लिया तो भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाया, यानी भोजन पचा नहीं, पचेगा नहीं तो दर्द जलन होगा। दर्द जलन होगा तो आपको एंटा एसिड लेना पड़ेगा। एंटा मतलब मारने वाला, यानी एसिड को मारने वाला, एसिड को कम करने वाला। तो ये एंटा एसिड के रूप में आपने क्षार लिया, क्योंकि बढ़ती हुई अम्लता को हमेशा क्षार ही कम कर सकता है। बढ़ती हुई अम्लता को क्षार ही कम कर सकता है, तो ये एक क्षार है MgOH का होल ट्वाइस, या इसका सामान्य नाम जो पेपर में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूध या पानी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? एक दूध या पानी। दूध या पानी, ठीक है, दूध या पानी बोलते हैं। तो ये था। एक नेक्स्ट और बचती है, वो देखते हैं पीएच के महत्व में। दंतशय में पीएच का महत्व। मतलब हमारे दांतों के खराब होने में पीएच का क्या रोल रहता है, पीएच का क्या महत्व रहता है, वो देखना है। तो हमारे जो दांत होते हैं उन दांतों के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे जो ये दांत हैं सफेद वाले, सफेदी वाले जो दांत हैं, इन सफेदी वाले भाग को बोला जाता है बेटा इनेमल। क्या बोला जाता है? इनेमल। इनेमल क्या होता है? मानव शरीर का, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग, सबसे सबसे मजबूत भाग, सबसे मजबूत भाग
मतलब हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरे मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग, ये जो व्हाइट वाला दांत वाला जो भाग है, ये इनेमल, जिसका नाम इनेमल है, सबसे मजबूत भाग है। और आपको पता है कि गिरने पे सबसे पहले टूटते भी यही दांत हैं, और कहीं लगे ना लगे लेकिन दांत जरूर टूट जाते हैं। पता नहीं साइंटिस्ट को कहाँ से मजबूत दिखे तो बोल दिया कि इनेमल मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग है। तो अब उन्होंने बोला तो हमें याद भी रखना होगा और पढ़ना भी होगा और मानना भी होगा। तो सबसे मजबूत भाग कौन सा? इनेमल। अब वो ये जो इनेमल होता है, इस इनेमल की जो पीएच होती है ना, वो लगभग कितनी होती है? लगभग 5.5 होती है। लगभग अप्रोक्स के अंदर है। कितनी? 5.5 इसकी पीएच। अब 5.5 बोल सकते हैं तो हल्का अम्लीय आराम से बोल सकते हैं। इसका मतलब ये कैसी है? हल्का अम्लीय। ये हल्का अम्लीय है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम टीवी सीरियल देखने बैठते हैं, भाई बहन काफी सारे ऐसे बैठे हैं, सारे फ्रेंड्स साथ में मिल करके टीवी देख रहे हैं और साथ साथ में खाना चेप रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, भोजन करते करते अचानक से किसी एक फ्रेंड या भाई बहन ने, आप ऐसा होता है भाई बहन की लड़ाइयों के बीच में, भाई या बहन ने क्या कर दिया? गोपी बहू, ये रिश्ता क्या कहलाता है, नाटक लगा दिया। अब भाई सीरियल बढ़िया मूवी चल रही थी, इधर बीच में सीरियल मतलब ट्विस्ट खराब करने वाली बात हो गई। खाते खाते बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, मम्मी ने पीटा, पीटे रोते 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 सो गए। कुल्ला किया नहीं, यानी कि मुंह को अच्छे से धोया नहीं हमने, और आराम से सो गए। अब उससे क्या होता है कि आपने मुंह को अच्छे से फ्रेश किया नहीं, धोया नहीं, यानी कि कुल्ला नहीं किया आपने, तो इससे क्या होगा? इससे आपके जो दांत हैं उन दांतों के बीच में, यानी जो इनेमल वाला भाग है, ये दांतों के बीच में क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ के कण फंस जाएंगे। खाद्य कण क्या हो जाएंगे? फंस जाएगा। और खाद्य कण फंस जाएगा तो क्या होगा? खाद्य कण फंस जाने से हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, वो उनसे क्रिया करके हमारे दांतों का जो इनेमल वाला जो 5.5 था उसको और ज्यादा कम करके अधिक अम्लीय माध्यम बना देगा। क्या कर देगा? अधिक अम्लीय माध्यम। और अधिक अम्लीय माध्यम बनाने से हमारे जो दांत हैं वो सड़ने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे, यानी कि श्रेय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्रेय हो जाएंगे, यानी संक्षारित हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब पेपर में प्रश्न आता है कि इनसे बचने के लिए, इनसे खराब होने के लिए क्या उपाय है, यानी कि बचाव या उपाय बताइए। उपाय या बचाव। तो नंबर 1, क्षार्य युक्त दंत मंजन का उपयोग करें। क्षार्य युक्त दंत मंजन का उपयोग करें। क्षार्य युक्त दंत मंजन का मतलब है कि बढ़ती हुई अम्लता को हमेशा कम क्षार करता है, तो क्षार्य युक्त दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग? क्षार्य युक्त दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, ताकि क्षार क्या कर देगा? अम्लता को कम कर देगा, हमारे दांत खराब होने से बच जाएंगे। नंबर 2, भोजन के पश्चात, भोजन के पश्चात भोजन के पश्चात मुंह अच्छे से साफ करें, अंदर से मुंह अच्छे से क्या करें? साफ करें, जिससे हमारे दांतों का ये जो इनेमल है वो सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा। तो ये दंतशय में पीएच का महत्व था। तो आपके ये जो पीएच स्केल वाला जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे जो टॉपिक आता है वो आता है लवण। इसका लवण। अब लवण होता क्या है? लवण एक प्रकार का आयोनिक यौगिक होता है। क्या होता है? आयोनिक यौगिक होता है, जिसके ऊपर आयंस होते हैं। जैसे आप एक लवण के बारे में जानते हैं, NaCl, पूरा नाम सोडियम क्लोराइड है। जब इसको आप जल में डालोगे H2O में, तो ये Na+
और Cl माइनस में अलग। तो ये आप आयंस देख पा रहे हैं ना इन लवण के ऊपर, तो इनको बोला जाता है आयोनिक यौगिक है। पूरा NaCl एक यौगिक है क्योंकि दो तत्वों से मिलकर बना था, यौगिक बन गया। तो लवण क्या होते हैं? आयोनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? आयोनिक यौगिक होते हैं। और ये जो आयोनिक यौगिक होते हैं इसका मतलब इनके ऊपर धन आयन या फिर ऋण आयन का चिन्ह लगा रहता है। धन आयन या ऋण आयन का चिन्ह लगा रहता है। अच्छा, अम्ल व क्षार के अनुसार लवण को 3 भागों में बांटा है बेटा। अम्ल व क्षार के अनुसार लवण को 3 भागों में 3 भागों में बांटा है। और वो 3 भाग निम्न रूप से है। पहला है उदासीन लवण, उदासीन लवण। दूसरा है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और तीसरा है बेटा क्षारीय लवण। अम्ल और क्षार के अनुसार लवण को 3 भागों में बांटा गया है और वो 3 भाग आपके सामने हैं। उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। और कौन सा? क्षारीय लवण। तो उदासीन लवण क्या होता है? ऐसा लवण जिसमें प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से करवाई जाती है, प्रबल क्षार से करवाई जाती है। तो जो लवण बनता है वो कौन सा होता है? उदासीन लवण होता है। कौन सा होता है? उदासीन लवण। दोबारा देखना उदासीन लवण कैसे बनेगा। प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से करवाई जाती है, तो जो लवण बनेगा वो कौन सा? उदासीन लवण। देखो कैसे। प्रबल अम्ल आप जानते हैं बेटा, प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रबल क्षार भी आप जानते हैं कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। दोनों की रिएक्शन कराएंगे, आपको पता है क्या बनेगा? प्लस माइनस। ये प्लस वाला इस माइनस से भी क्या करेगा? क्या बनाएगा? NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। और साथ में जल निकल जाएगा। तो ये जो लवण बना ना, ये लवण कौन सा है? यही है बेटा उदासीन लवण। कौन सा है? उदासीन लवण। तो प्रबल अम्ल आपके सामने है, प्रबल क्षार आपके सामने है। दोनों में अभिक्रिया होते ही उत्पाद में जो लवण बनता है वो उदासीन लवण होता है। सरल है बहुत ज्यादा, पहले भी पढ़ चुके हैं। बात इन दोनों की आती है, कंफ्यूजन इन दोनों में होता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम बैठे हैं बेटा। अभी ध्यान से देखना, अम्लीय लवण, ट्रिक बता रहा हूं बेटा याद रखने की। जब लवण की बात हो रही हो और उसमें भी अम्लीय लवण की बात हो रही हो तो परिभाषा बनाने की एक शॉर्ट ट्रिक, किसी को बताना मत, इधर देखना। अम्लीय लवण, अगर आपको अम्लीय लवण पूछे तो आपको प्रबल अम्ल रखना है। मतलब जो चीज पूछे वो प्रबल रख देनी है। अम्लीय लवण तो प्रबल अम्ल रखना है और उसके अपोजिट में दुर्बल क्षार रखना है, दुर्बल क्षार रखना है। और दुर्बल क्षार रखते ही जो लवण बनेगा वो लवण आपका कौन सा होगा? अम्लीय लवण होगा। कैसा होगा? अम्लीय लवण। देख लीजिए, प्रबल अम्ल मेरे पास में है HCl प्लस HCl। दुर्बल क्षार की बात हो रही है तो मैंने यहां ले लिया CaOH का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन कराते हैं, प्लस माइनस। तो ये बनेगा बेटा CaCl2 प्लस H2O। तो ये जो लवण बना है ना, ये लवण कौन सा आपका? अम्लीय लवण है। कौन सा है? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण पूछे तो प्रबल अम्ल रख देना है, अपोजिट में दुर्बल क्षार।
प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार से, जो लवण बनेगा वो कौन सा, अम्लीय लवण। ऐसा ही क्षार में बेटा ट्रिक याद रखनी है, जो क्षार बस नाम में छुपा हुआ है तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा लवण यानी कि जिसमें प्रबल क्या होता है, क्षार होगा, क्योंकि इस बार क्षार या लवण पूछ रहा है। प्रबल क्या होगा, क्षार, और दुर्बल क्या होगा, अम्ल होगा। दुर्बल क्या होगा, अम्ल होगा। और जो लवण बनेगा वो कौन सा होगा, क्षारीय लवण। कौन सा होगा, क्षारीय लवण। इसकी रिएक्शन इधर ऊपर देख लीजिए, प्रबल क्षार यानी NaOH, दुर्बल अम्ल मतलब CS3, CS3COOH। तो ये प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल, दोनों की अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा, साबुन का सूत्र बनेगा CS3COONA, और साथ में जल निकल जाएगा, ये साबुन का सूत्र निकल जाएगा। और ये साबुन का सूत्र यानी जो लवण बना है वो कौन सा, क्षारीय लवण। अब बेटा पहली क्लास याद करो, जब मैंने बताया था स्पर्श करने पे अम्ल ज्वलनशील होते हैं और क्षार स्पर्श करने पे साबुन जैसे चिकने होते हैं। तो देख लीजिए, क्षारीय लवण बन रहा है और साबुन का सूत्र बन रहा है, साबुन क्या होते हैं, चिकने होते हैं। आगे बात समझ में। तो लवण का टॉपिक इतना ही था जो आपको समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक मैं आपको अभी लिखवाता हूं, और वो टॉपिक देखना आप, जो टॉपिक अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो टॉपिक आप अपनी साथ साथ में नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि वो कुछ लवणों के नाम हैं जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो उनको देखते रहना। लवण, उसमें कुछ सूत्रों के नाम लिखवा रहा हूँ मैं। नंबर 1 पे नेसियल को बोला जाता है साधारण लवण। साधारण लवण। नंबर 2 NaOH कास्टिक सोडा। नंबर 2 Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका नाम है बेटा सोडियम कार्बोनेट। ये कुछ लवणों के सूत्र हैं, जो सूत्र आपको याद रखने हैं। सोडियम कार्बोनेट। फिर बात करते हैं, अच्छा ये सोडियम कार्बोनेट तो सूत्र का नाम है, लेकिन ये है किसका सूत्र, धावन सोडे का। धावन सोडा, धोने वाला सोडा भी बोलते हैं उसका है। फिर NaHCO3, ये है बेकिंग सोडे का, बेकिंग सोडा। फिर बात करते हैं इसमें CaCO3, ये है बेटा चूना पत्थर, चौक, मार्बल यानी कि संगमरमर। मार्बल का दूसरा नाम होता है बेटा संगमरमर, इनका है। नेक्स्ट बात करते हैं CaO, बिना बुझा हुआ चूना। आठवां CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। इसको चूना पानी भी बोलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं CaSO4.2H2O। ये है जिप्सम। जिप्सम, यहाँ इसको बोला जाता है खरिया पत्थर। खरिया पत्थर। फिर 10वें नंबर पे है CaSO4.12H2O। तो ये है बेटा पीओपी का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। नेक्स्ट एक 11 नंबर सूत्र है, वो देख लेना, इधर लिख रहा हूँ साइड में। ये है K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस .24H2O। ये सूत्र है बेटा फिटकरी का, या एलम, ये उसका सूत्र है। तो ये कुछ लवण है, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ लवण है, देख लीजिए क्या है। साधारण लवण जो हमने घर पे यूज लेने वाले लवण है वो तो है NaCl। कास्टिक सोडा, एक सोडा आता है कास्टिक सोडा, जो दूध को फाड़ने वाड़ने ऐसे कुछ काम आता है, पनीर बनाने काम आता है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रकार का ये क्षार होता है कास्टिक सोडा, क्योंकि OH माइनस साइन दे रहा है। धावन सोडे की बात करते हैं, धावन सोडा भी एक प्रकार का क्षार है। सोडियम कार्बोनेट प्लस सॉरी डॉट 10H2O। इसके अंदर ये जो 10 है ना बेटा, ये क्रिस्टलन जल है। क्या है? क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल। फिर बात करते हैं, ये धावन सोडा या धोने वाले सोडे का है NaHCO3। ये है बेकिंग सोडा बेटा, जो बेकरी उद्योग में केक पेस्ट्री आदि बनाने का काम आता है, उस वो है। यहाँ पकोड़े बनाने में जो आप काम में लेते हो बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा नाम से भी जाना जाता है। CaCO3, ये चूना पत्थर है, चौक या मार्बल बोलते हैं इसको, चूना पत्थर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है CaO, ये है बिना बुझा हुआ चूना। आप जानते हैं बिना बुझा हुआ चूना, पानी मिलाए तो बुझा हुआ चूना बन गया। इस बिना बुझा हुआ चूना को एक शुष्क चूना भी बोलते हैं और चूना पानी बोलते हैं। एक और लिख लेना, शुष्क चूना। शुष्क चूना। CaOH का होल ट्वाइस है, इसका नाम है बुझा हुआ चूना। इसका क्या है? बुझा हुआ चूना। और CaSO4.2H2O, इसमें भी बेटा ये जो 2H2O है, ये है क्रिस्टलन जल। क्या है? क्रिस्टलन जल। ये है जिप्सम बेटा, जिप्सम, जो पीओपी बनाने का काम आता है, खरिया पत्थर बोलते हैं। CaSO4.12H2O, इसको बोला जाता है पीओपी। हाफ H2O, ये किसका सूत्र है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी खोज कहाँ हुई थी बेटा? पेरिस में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस, लंदन में। फिर बात करते हैं, ये जो सूत्र है वो फिटकरी एलम का है, K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस .24H2O। इसमें भी ये जो 24H2O वो भी क्या है बेटा? क्रिस्टलन जल है। क्रिस्टलन जल क्या होता है? लवण की एक सूत्र इकाई में निश्चित जल के अणुओं की संख्या, मतलब फिक्स जो जल के अणुओं की संख्या होती है, वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। पूरी लवण की एक सूत्र इकाई है, इसमें निश्चित जल के अणुओं की संख्या है, वो क्रिस्टलन जल। तो इसमें कितने क्रिस्टलन जल है? 24 क्रिस्टलन जल है। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र थे। इसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी जो रसायन है, उसके बाद में अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लीजिए, दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। तो दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन के अंदर नंबर 1 हम देखते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है?
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ये सोडियम क्लोराइड इसमें जल मिला दिया, जलीय विलयन बन गया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करवाई जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी NaOH का निर्माण होता है। इसी को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कास्टिक सोडा। और साथ में हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त मतलब निकलती है। तो देखिए बच्चों, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा, इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं। बस ये एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट कल देखते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए बोलते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर H2 यानी कि क्या प्रभावित कराते हैं, सॉरी जल मिलाते हैं, तो ये जलीय विलयन बन जाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन जाता है। फिर बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो हमारे पास में ये क्षार मिल जाता है, क्या मिल जाता है? क्षार, अन्य सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिल जाता है, और क्लोरीन गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। अब सुनिए, इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया के अंदर एक तो क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है, तो क्लोरीन गैस से क्लोर लिया गया है, और एक क्षार का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्षार लिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। अगली बात समझे, पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन पूछते हैं बेटा, ये रिएक्शन याद करनी है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब बात आती है कि सर इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है इसके क्या उपयोग है, और ये क्लोरीन है इसके क्या उपयोग है? तो हाइड्रोजन बेटा वायुयान होते हैं, वायुयान होते हैं, वायुयान में ईंधन के रूप में काम में आता है, वायुयान में ईंधन के रूप में काम में आता है। और क्लोरीन गैस है वो क्या करती है? कपड़ों से ग्रीस व तेल के धब्बे हटाने, ग्रीस व तेल के धब्बों को हटाने में काम में आती है। इसके यूजेज उपयोग बहुत कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? तो आपको इतना ही बोलना है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा यानी करंट फ्लो करवाया जाता है, तो एक क्षार यानी कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है, निकलती है, और क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है यानी क्लोरीन गैस निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस से क्लोर लिया गया, क्योंकि क्लोरीन गैस बनती है, और एक क्षार बनता है, तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्षार लिया गया, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी बोला जाता है। कल के टॉपिक के अंदर विरंजक चूर्ण से स्टार्ट करेंगे, विरंजक चूर्ण। कल अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा बेटा, ये देखते हैं। आगे बात समझ में? धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।